जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिफेंस मंत्रा में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग फिट होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है NGT। जी हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे आप लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, NGT को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं हाल फिलहाल में UPSC के एग्ज़ाम्स में, जैसे कि CDS, NDA, CAPF और बाकी भी स्टेट PSCs में भी ये एग्ज़ाम्स पूछे जाते रहे हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है NGT। देख लेते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NGT, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका इंसिग्निया क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा है, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं, इसकी बेंचेस कहाँ कहाँ पे हैं, ऑफिशियल बेंचेस और रीजनल बेंचेस कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या इसकी पावर में है, इसके जुरिडिक्शन में किस किन चीज़ों को लेकर ये डिसीजन दे सकता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके चेयरमैन कौन हैं, अब कौन है, पहले कौन थे, और इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है, उसको हम एक बार स्टडी करेंगे मैप के थ्रू। आइए तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NGT की। So NGT was established on 18th of October 2010 under NGT Act 2010 for speed disposal of cases pertaining to environmental protection and conservation of forests and other natural resources। NGT बनाया गया 18 अक्टूबर 2010 को इस्टेब्लिश हुआ। किस एक्ट के थ्रू? NGT एक्ट 2010। NGT को किस लिए बनाया गया? ताकि जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर जो केसेस हैं, उनको बहुत जल्द से जल्द उनका समाधान किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ हायर कोर्ट्स हैं और उससे ऊपर भी जो कोर्ट्स हैं, अगर उनमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेकर केसेस जाएंगे तो वहाँ पर पहले ही काफ़ी केसेस पेंडिंग हैं, और अगर इन चीज़ों को लेकर भी वहाँ पर केसेस जाएंगे तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और कोई भी चीज़ें ठीक तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी एक नीड पाई गई कि हमें एक NGT टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, तो जिसके लिए NGT का फॉर्म किया गया। आइए देखते हैं अगला क्या है इसके बारे में। ये देखिए, ये है इंसिग्निया ऑफ NGT, यानी NGT का सिंबल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल न्यू दिल्ली। इसके ऊपर आपको एक तराजू दिखेगा, उसके ऊपर इंडिया का नेशनल एम्बलम है। ये आपका इंसिग्निया है NGT का। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NGT की। तो NGT के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो NGT कंप्राइजेज अ चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। एक तो आपके चेयरमैन हो गए, दूसरा आपके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जो आपके जुडिशियल फील्ड से आते हैं, तीसरे होते हैं आपके एक्सपर्ट मेंबर्स जो आपके इसी फील्ड से होंगे, यानी कि इन्वायरमेंटल फील्ड या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर वो बंदे इसी फील्ड से होंगे। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चेयरमैन को जो अपॉइंट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किससे कंसल्ट कर कर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर कर। समझ आ गया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स इन ट्राइब्यूनल। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। जुडिशियल मेंबर्स भी इतने ही होंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स भी इतने ही होंगे ट्राइब्यूनल में। इसका मतलब ये है कि जुडिशियल मेंबर्स कम से कम 10 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। सिमिलरली फॉर एक्सपर्ट्स मेंबर ऑल्सो कम से कम 10 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको NGT के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए आगे देखते हैं। ए सिलेक्शन कमेटी इज़ फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि चेयरमैन को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द चेयरमैन। अब इसी तरीके से जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और वो सेंट्रल कमेटी जो होगी, जो सेलेक्ट करेगी जिन मेंबर्स को, उनको बनाया जाएगा मेंबर्स ऑफ NGT इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि ट्राइब्यूनल के जितने भी मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन, उन सब का जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा। चाहे वो जुडिशियल मेंबर्स है, चाहे एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, चाहे वो
चेयरमैन साहब हैं। अगला पॉइंट है नन ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी मेंबर्स होंगे एनजीटी के, चाहे वो चेयरमैन हो या कोई से भी मेंबर हो, वो वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। 5 साल के बाद जैसे उनका कार्यकाल खत्म होता तो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया होने लगा होगा एनजीटी के बारे में। आइए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन की क्वालिफिकेशन की। द चेयरमैन मस्ट बी ए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये होगा कि जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही हो सकते हैं, यानी कि जो चेयरमैन बनेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे ही होंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं है तो वो कभी भी एनजीटी के चेयरपर्सन या चेयरमैन नहीं बन पाएंगे। बात करते हैं जुडिशियल मेंबर्स की। तो जुडिशियल मेंबर्स मस्ट बी द रिटायर्ड जजेस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स। जुडिशियल मेंबर्स वही बन सकते हैं जो हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही होंगे, वो अदर जजेस भी हो सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन दे मस्ट बी द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। आइए देखते हैं एक्सपर्ट मेंबर की क्वालिफिकेशंस। एक्सपर्ट मेंबर शुड possess प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम ऑफ 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। एक्सपर्ट मेंबर्स की बात करें तो उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इन द सेंस कि या तो वो इन्वायरमेंटल फील्ड से रिलेटेड हो या फॉरेस्ट कंजर्वेशन में उन्होंने डिग्री ली हो। जैसे कि आप समझते हैं कि साइंस में डिग्री लेने का मतलब जैसे कि बीएससी, तो उनका स्पेशलाइजेशन होता है पीसीएम। सिमिलरली जो बीए होता है वो आर्ट्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, तो इसी तरीके से उनका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा वो इन्वायरमेंटल फील्ड से होगा, फॉरेस्ट फील्ड से होगा या वाइल्ड लाइफ फील्ड से रिलेटेड होगा। और साथ ही साथ कम से कम उनका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड के अंदर। या तो उन्होंने किसी संस्था के साथ काम किया हो, किसी एनजीओ के साथ काम किया हो, मतलब पिछले 15 सालों में वो इस फील्ड से किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बेंचेस ऑफ एनजीटी की। जैसे आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमनली आप सुनते हैं कि हाई कोर्ट बेंच के बारे में सुनते हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच लखनऊ में है और पिछले दिनों काफ़ी मांगे होती रही हैं एक इसकी बेंच वेस्टर्न यूपी में भी सेटअप करने के लिए। तो इसी तरीके से इनके भी रीजनल बेंचेस भी हैं और एक प्रिंसिपल बेंच भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल बेंच का। तो जो एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच है ये सिचुएटेड है आपका न्यू दिल्ली में। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बेंचेस उसी तरीके से एडजस्ट किए गए हैं मैप की लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप बात करेंगे न्यू दिल्ली प्रिंसिपल लोकेशन, तो ये आपका नॉर्दर्न रीजन में आता है। फिर बात करेंगे आपका सेंट्रल बेंच, तो ये आपका आ गया भोपाल में, एकदम सेंटर में बनाया हुआ है। अब आपका बात करें ईस्टर्न बेंच की, तो ईस्टर्न बेंच आ गया आपका कोलकाता में। बात करेंगे आपके वेस्टर्न बेंच की, तो ये आ गया आपका पुणे में। और अगर बात करें आपकी सदर्न बेंच, तो ये आ जाता है आपका चेन्नई में। तो ऑल इन ऑल 5 बेंचेस हो जाते हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल बेंच है और 4 रीजनल बेंचेस हैं। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको, जैसे कि आप पता होगा यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 4 मैच द फॉलोइंग करके दे दिए जाएंगे और आपका बोला जाएगा कि बेंचेस को अरेंज करिए करेक्ट ऑर्डर में, और फिर 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते रहे हैं पिछले आने वाले पेपर्स में, और आगे भी ऐसे आपको देखने को मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब बात करते हैं पावर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनजीटी की। सो एनजीटी इज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। जी हाँ, एनजीटी को सिविल कोर्ट के बराबर पावर्स होती हैं। सिविल कोर्ट का मतलब ये होता है कि वो कहीं से भी कोई भी रिकॉर्ड मंगा सकता है इंक्वायरी के लिए, सम्मन भेज सकता है, यानी कि बेसिकली जो पावर सिविल कोर्ट के होते हैं वही पावर एनजीटी के होंगे। अगला पॉइंट है एनजीटी बाय एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ द पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। एनजीटी कंपनसेशन दे सकता है विक्टिम्स को जो विक्टिमाइज किए गए हैं पॉल्यूशन से या इन्वायरमेंटल डैमेज से। समझ लीजिए किसी को पॉल्यूशन से कोई प्रॉब्लम है या इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है, उससे उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो जाकर एनजीटी में कंप्लेंट फाइल करेगा, और अगर उनको उसका कंप्लेंट कन्विंसिंग लगता है तो फिर वो बाद में इंक्वायरी करके उसको कंपनसेशन या कुछ अमाउंट वगैरह उसको प्रोवाइड करवाएंगे उस कंपनी या उस अथॉरिटी की तरफ से। कंपनसेशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज्ड। अब इन केस की इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से आपकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है, तो उस केस में भी आपको एनजीटी की तरफ से कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द अथॉरिटीज़।
आइए कुछ और पावर्स डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया एज द ट्राइब्यूनल मे थिंक फिट। अब जैसे कि आप समझ लीजिए कोई एरिया है, अब एनजीटी को लगता है कि यहाँ पर आपको रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट करना है, कि यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर या वाइल्ड लाइफ को लेकर काफ़ी डिग्रेडेशन हो चुका है। तो एनजीटी एक ऑर्डर पास करेगी और वहाँ पर वो उसको रिस्टोर करवा देगी एनवायरनमेंट को वापस से। अगले पॉइंट में बात करते हैं, एन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल इज एग्जीक्यूटेड एज ए डिक्री ऑफ सिविल कोड। जी हाँ, अगर ट्राइब्यूनल कोई ऑर्डर कोई डिसीजन पास करती है तो उसके ऑर्डर को उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि कोई सिविल कोर्ट का डिसीजन होता है, जैसे कि हायर अथॉरिटीज़ का कोई डिसीजन माना जाता है, ट्राइब्यूनल का डिसीजन भी उसी तरीके से माना जाएगा। अब बात आती है अपील कैसे कर सकते हैं अगेंस्ट एनजीटी। तो अगला पॉइंट एक बार देख लेते हैं, एन अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ एनजीटी लाइज टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम ऑर्डर। अगर आपको एनजीटी के किसी डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील करनी है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और वो भी विद इन 90 डेज फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द एनजीटी। यानी कि जब आपको एनजीटी ऑर्डर पास कर देता है उसके 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी ही होगी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आपकी उस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके पावर एंड ज्यूरिडिक्शन समझ आए होंगे। आइए बढ़ते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एनजीटी। एडवांटेजेस ऑफ एनजीटी इन द सेंस कि अगर एनजीटी नहीं होता तो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता, और अब है तो हमें इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसके पहली एडवांटेज की तरफ। इट रिड्यूस्ड द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनजीटी से सॉल्व हो गई कि पहले क्या होता था एनजीटी से पहले कि आपको कोई भी केस फाइल करना था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके तो आपको हायर कोर्ट्स में ही अप्लाई करना होता था। लेकिन जब से एनजीटी का फॉर्म्ड हुआ है आप एनजीटी में केस फाइल कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो बर्डन था कोर्ट्स पे वो रिलीज होकर एनजीटी पे आ गया। आइए चलते हैं अगली एडवांटेज की तरफ। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, hence they are likely to give judgment independently without adhering to the political pressure। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर हर किसी के ऊपर डाला जाता है जो भी किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनजीटी का कोई भी मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन रीअपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो वो अपने जजमेंट्स इंडिपेंडेंटली सुना सकता है बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के। तो इसका दूसरा एडवांटेज मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सही है। अब चलते हैं तीसरे एडवांटेज की तरफ। एनजीटी इज लेस एक्सपेंसिव एंड अ फास्टर वे ऑफ रिजॉल्विंग इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब एनजीटी में केस फाइल करने के लिए आपको उतना फीस पे नहीं करना पड़ता जितना आपको हायर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में या सेशन कोर्ट्स में पे करना पड़ता है। अब इसी को लेकर के एनजीटी में एक तो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, और दूसरा यहाँ पर आपके केस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई केस फाइल करते हैं एनजीटी में तो एनजीटी को मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने के अंदर अंदर उस केस को डिस्पोज ऑफ करना होता है। और अगर आप उसी को किसी हायर कोर्ट्स में अगर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर सालों साल लग जाएंगे आपको, लेकिन आपका केस फिर भी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैं समझता हूँ एनजीटी से हुए हैं इंडिया को। आइए बढ़ते हैं कुछ अगले पॉइंट्स की तरफ। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी। तो जो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी हैं ये हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, एंड इज़ अ रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वही इसके चेयरमैन बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मर चेयरमैन के बारे में एनजीटी के। तो एनजीटी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे ये हैं मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, ये पहले चेयरमैन हैं। और जो दूसरे चेयरमैन हैं एनजीटी के ये हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस स्वतंत्र कुमार। और इसके बाद जो तीसरे चेयरमैन है वो वही है प्रेजेंट चेयरमैन जो मैंने अभी आपको बताया, आदर्श कुमार गोयल। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ एनजीटी ग्लोबली। अगर एनजीटी को ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया में उसका क्या स्टेटस है और कंट्रीज उसको कैसे देखते हैं। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, India became the third country in world to set up a specialized environmental tribunal.
After India and after Australia and New Zealand, even India is first developing country to do so. Currently, more than 40 countries have established specialized court for environmental issues. अब बात करें जब 2010 में एनजीटी एक्ट पास हुआ, उस समय इंडिया पूरे विश्व में तीसरा ऐसा देश था जिसने एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल को बनाया। सबसे पहला ऐसा काम किया था ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद किया न्यूजीलैंड ने, लेकिन ये दोनों ऐसा करने वाले डेवलप्ड कंट्रीज थे और इंडिया पूरे विश्व में ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बना। और आज के समय में, आज की तारीख में पूरे विश्व में 40 देश हैं जिनके यहाँ स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट्स हैं ऐसे केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। आइए मैप के थ्रू हम देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो हम उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पर स्पेशल इन्वायरमेंटल कोर्ट्स हैं इन्वायरमेंटल क्वेरीज को लेकर के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये वर्ल्ड मैप है, मैप में जो कंट्रीज़ ग्रीन कलर से शो किए गए हैं यहाँ पर स्पेशल इन्वायरमेंटल कोर्ट्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, ये सब कंट्रीज़ जो हैं आपके। और भी आप कंट्रीज़ देख पा रहे होंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड इन द यूरोप स्मॉल कंट्रीज आर देयर, सो यू कैन ईजिली पिक अप दैम। सो ये आपके स्पेशल कोर्ट्स वाले कंट्रीज़ हो गए जहाँ पर आपको एनजीटी को लेकर के स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफेंस मंत्रा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आप आगे आने वाले वीडियोस में और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।